नमस्कार। मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था वाक्य विचार, और वाक्य विचार में हमने रचना के आधार पर जो वाक्य विचार है वो पढ़ लिए, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य वो पढ़ लिए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वाक्य विचार में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है? वाक्य विचार है। और वाक्य विचार में हम जो भेद पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से पढ़ने जा रहे हैं? वो पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमने कितने पढ़े थे? तो वो पढ़े थे 8। कितने पढ़े थे? 8 भेद पढ़े थे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब वो 8 कौन कौन से होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधानवाचक। कौन सा होगा? विधानवाचक। ठीक। दूसरा जो भेद होगा वो होगा निषेधवाचक। कौन सा होगा? निषेधवाचक। कौन सा भेद होगा? निषेधवाचक होगा। निषेधवाचक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य कौन सा हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। और तीसरे की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा अपना प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। और चौथा अगर बात करें कौन से की? चौथे की। तो चौथा जो वाक्य होगा वो कौन सा होगा? आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। ठीक। अब बात करते हैं पांचवें की। तो पांचवा जो भेद है वो कौन सा होगा? पांचवा जो भेद होगा वो होगा इच्छावाचक वाक्य। सातवें भेद की बात करते हैं तो सातवां जो भेद है वो कौन सा होता है? संदेहवाचक। कौन सा होगा? 5 छठा हो जाएगा, सॉरी। छठा कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। और अगला जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक। कौन सा होगा? संकेतवाचक। यानी छठा, पांचवा, छठा और सातवां संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। और अंतिम जो भेद होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो विस्मय आदि वाचक। कौन सा होगा? आठवां भेद विस्मय आदि वाचक वाक्य। ठीक। ये क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद कौन कौन से होते हैं? तो विधानवाचक, निषेध, प्रश्नवाचक, आज्ञा, इच्छा, संदेह, संकेत और विस्मय आदि वाचक। ये कौन किसके आधार पर भेद होते हैं? ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रचना के आधार पर 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में। सबसे पहला जो भेद था वो कौन सा था? तो वो था विधानवाचक। कौन सा था? विधानवाचक। हम विधानवाचक वाक्य की बात करते हैं। विधानवाचक वाक्य। और विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? विधान का अर्थ होता है जिसमें सही बात कही गई हो, यानी जो सकारात्मक वाक्य हो। यानी विधान को ही क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसमें कोई भी नकारात्मक बात नहीं होती, न ही कोई पर्सन की बात होती, न ही कोई इच्छा की बात होती। तो सकारात्मक वाक्य होता है जिसमें क्या हो? अंग्रेजी की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये हो गया अपना विधानवाचक वाक्य, जो जिसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब सकारात्मक वाक्य को और क्या कहते हैं? इसको और कहते हैं विधानार्थक वाक्य। क्या कहते हैं इसे? विधानार्थक
वाक्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। अगर अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? जिस वाक्य में कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और सकारात्मक वाक्य का मतलब है जिस वाक्य में क्या हो? किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य कहा जाता है, या इसे सकारात्मक वाक्य भी हम कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके उदाहरण की, यानी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है? जैसे रमेश पढ़ रहा है, रमेश पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये विधानार्थक वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है, तो वो क्या है? विधानार्थक या सकारात्मक, या इसे क्या कहा जाता है? विधानवाचक वाक्य है वो कहा जाता है। एक उदाहरण और देख लो, जैसे गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, गीता नाच रही है, सीता खेल रही है। ये क्या हो गए? वाक्य हो गए। और ये कौन से वाक्य की बात कर रहे हैं? विधानार्थक वाक्य की बात है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य में जिसमें क्या हो? कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में भी आया होगा। अगला देखिए वाक्य, दूसरा जो वाक्य वो कौन सा है? वो है निषेधवाचक वाक्य। कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य। और निषेधवाचक वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं हम निषेधवाचक वाक्य की बात। निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो निषेधवाचक वाक्य कौन सा होता है? जिसमें क्या हो? नकारात्मक हो, नकारात्मक वाक्य हो। अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है? तो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। निषेधवाचक वाक्य नकारात्मक वाक्य जिसमें किसी कार्य का न होने, यानी उसमें मना किया गया हो या इनकार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो देखिए निषेधवाचक वाक्य को हम लिखते हैं जिन वाक्यों में कार्य होने का निषेध हो, यानी जिन कार्यों में क्या हो? जिन वाक्यों में कार्य होने का निषेध हो, उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक या उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें क्या हो? निषेध हो। निषेध का अर्थ होता है नकार। नकार यानी नहीं की बात की जाए, जिसमें नहीं हो, वो क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में देखिए, जैसे हमने पढ़ा रमेश नहीं पढ़ता है। क्या बात हुई? रमेश वो नहीं पढ़ता, यानी कोई कार्य वो नहीं कर रहा है, नकारात्मक बात हो रही है। इसी तरह और उदाहरण की बात करें तो क्या लिखेंगे? मोहन घर नहीं जाएगा। और बात करते हैं तो हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। ये क्या हो गया?
नकारात्मक वाक्य हो गया। यानी नकारात्मक वाक्य में आपको क्या ध्यान रखना है, जिन वाक्यों में क्या दिया हो, नकार यानी मना किया हुआ गया हो, या नहीं यानी निषेध हो, वो नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये हो गया अपना निषेधवाचक वाक्य। उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। तीसरा जो भेद है वो कौन सा है, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो तीसरा जो भेद है वो कौन सा होगा अपना, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक। इसके अलावा अगर हमें इसके बात की जाए तो इनको बोलते समय विशेष स्वर का प्रयोग किया जाता है तथा लिखते समय ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह होता है। तो देखिए, इनको बोलते समय विशेष स्वर का प्रयोग किया जाता है तथा लिखते समय ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, तो ये होता है का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए, उदाहरण क्या है, क्या रमेश पढ़ता है, क्या रमेश पढ़ता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या मोहन घर जाएगा, क्या मोहन घर जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, क्या गीता खाना खा रही है। ये क्या हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम बोलते हैं। तो ये किसका भेद हो गया, ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, जो अर्थ के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। और अर्थ के आधार पर हमने तीसरा जो भेद पढ़ा है, तो क्या है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें किसकी, इनको बोलते समय विशेष स्वर का प्रयोग किया जाता है तथा लिखते समय ऐसे वाक्यों के अंत में क्या लगा हुआ मिलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलता है। जैसे क्या रमेश पढ़ता है, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। क्या मोहन घर जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या गीता खाना खा रही है, या हम ये लिख सकते हैं जयपुर कौन जा रहा है, जयपुर कौन जा रहा है, तो वो भी कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। ठीक। अब पढ़ेंगे हम अगला नेक्स्ट वाक्य, जो कौन सा है, चौथा वाक्य होगा और आज्ञावाचक वाक्य होगा, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। तो चौथा जो वाक्य है वो कौन सा है जी, अपना है आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य। और आज्ञावाचक वाक्य है, इसको कैसे लिखते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। जिन वाक्यों में आज्ञावाचक वाक्य को और क्या कहा जाता है, आज्ञावाचक वाक्य को विधिवाचक भी कहा जाता है, विधिवाचक भी कहा जाता है। तो परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों
वाक्यों में, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति या उपदेश दिया जाए उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में क्या दिया जाए, आज्ञा, अनुमति या उपदेश दिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या होगा, बच्चों सो जाओ, ऑर्डर दिया गया है, बच्चों चुप हो जाओ, इसमें भी क्या दिया गया, उपदेश है वो दिया गया। और उदाहरण देखो, अब बैठकर पढ़ो, बच्चों से बोला जाता है ना कि अब बैठकर पढ़ो, ये कौन से वाक्य हो गए, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। यानी अपना अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद चल रहे हैं। हमने 4 वाक्य के भेद है वो अभी तक पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, विधानवाचक को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा निषेधवाचक वाक्य को क्या कहा जाता है, नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तीसरा हमने पढ़ा पर्सनवाचक वाक्य को पढ़ा। पर्सनवाचक वाक्य में क्या पढ़ना पड़ता है हमें, जिसमें पर्सन दिया हुआ हो या पर्सन पूछने की बात की जाए। और चौथा हमने जो पढ़ा आज्ञावाचक, जिसमें क्या होता है, आज्ञा, अनुमति या उपदेश की बात की जाए, वो कौन सा वाक्य कहलाता है, आज्ञावाचक वाक्य है वो कहलाता है। अब देखिए अगला जो भेद है वो है 5वां भेद। और 5वां भेद कौन सा है, तो इच्छावाचक वाक्य। कौन सा है, इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य को लिखते हैं हम, इच्छावाचक वाक्य। और इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, आशा, कामना, शुभकामनाएं आदि के भाव प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में क्या दिया जाए, वक्ता यानी जो बोल रहा है उसकी इच्छा, आशीर्वाद, आशा, कामना, शुभकामनाएं आदि का भाव प्रकट हो तो उसे क्या कहा जाता है, इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण से हम और समझेंगे इसको। उदाहरण क्या होगा, अब उदाहरण क्या दिया जाता है, जैसे उदाहरण दे दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, ठीक। इसी तरह तुम कामयाब बनो, भगवान आपको सफल बनाए। ये क्या होते हैं, ये आशीर्वाद और इच्छा की बात यहाँ पर की जाती है। जहाँ पर आशीर्वाद, इच्छा, आशा, कामना की बात की जाए वो क्या कहलाते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, क्या कहता है, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, आशा, कामना, शुभकामनाएं आदि के भाव प्रकट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है।
ठीक, ये कौन सा हो गया, इच्छावाचक वाक्य वो हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट अपना जो भेद होगा वो कौन सा होगा, 6 नंबर जो भेद है वो होगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। छठा जो भेद है वो कौन सा है, वो है संदेहवाचक वाक्य। कौन सा है, संदेहवाचक वाक्य। और संदेहवाचक वाक्य है उसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में कार्य होने में, कार्य के होने में संदेह हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम इसको। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण ये होगा, शायद आज वर्षा होगी। ठीक, और उदाहरण की अगर हम बात कर सकते हैं कि वह संभवतः कल आएगा, वह संभवतः कल आएगा। ये कौन सा वाक्य हो गया, संदेहवाचक। संदेहवाचक में आपको कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं वो थोड़ा सा देख लो। इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं, इसमें शायद हो सकता है, संभवतः हो सकता है, और कौन से हो सकते हैं, संभवतः हो सकता है, और ज्यादा, और कौन सा अंत में क्या लिखा हो, होगा या होगी, करेगा या करेगी। ये जहां पर शब्द आएंगे वो कौन सा होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। तो संदेहवाचक वाक्य में आपको क्या पढ़ना है, संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में कार्य के होने में क्या हो, संदेह हो, उसे क्या कहा जाता है, संदेहवाचक वाक्य है वो कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट वाक्य अपना कौन सा रह गया, अब 7वां पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे संकेतवाचक वाक्य। और संकेतवाचक वाक्य है उसकी बात करते हैं। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर होने का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। देखिए इसमें मिश्र वाक्य होता है, उसने कहा कि ऐसा होगा, यदि, ये, यदि, तो, अगर, मगर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखिए इसका, एक उदाहरण होगा, यदि मैं मेहनत करता तो, यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता। ये स्वाभाविक है। तो यहाँ पर जो शब्द है यानी संकेत, यानी ये बात है, सफल होना किस पर निर्भर कर रहा है, मेहनत करने पर निर्भर कर रहा है। तो मेहनत करने पर सफल होना निर्भर कर रहा है, तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो रही है, इसका बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
और देखिए उदाहरण, अगर तुमने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाते। अब देखो इसमें पढ़ने के ऊपर कौन सा है, यानी पढ़ना जो क्रिया है ये किस पर निर्भर है, यानी पढ़ना क्रिया है और उत्तीर्ण होना वो क्रिया है, वो किस पर निर्भर है, पढ़ने पर निर्भर है। और जब तुमने पढ़ा होता तो क्या हो जाते, उत्तीर्ण हो जाते। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संकेतवाचक वाक्य हो गया। आज अपना जो अंतिम वाक्य होगा वो कौन सा होगा, वो होगा अपना अंतिम और लास्ट जो वाक्य है उसका नाम है विस्मय आदिबोधक वाक्य। कौन सा है, विस्मय आदिबोधक वाक्य। इसकी बात हम करने जा रहे हैं। अंतिम वाक्य होगा अर्थ के आधार पर वाक्य हम पढ़ रहे थे, उसका 8वां भेद हम पढ़ रहे हैं, जिसका क्या नाम है, विस्मय आदि बोधक या वाचक वाक्य। ठीक, इसे क्या कहा जा सकता है, इसे आश्चर्यवाचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, आश्चर्यवाचक भी कहा जाता है। तो चलिए परिभाषा करते हैं इसकी। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त हो तो उसे विस्मय आदि वाचक या बोधक वाक्य कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, जिन वाक्यों में क्या बताया गया है कि विस्मय आदि बोधक जो वाक्य है उसमें क्या होता है, उसमें तो जिन वाक्यों में क्या दिया जाए, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। देखिए जिस वाक्य में क्या हो, विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, आश्चर्य हो आदि का भाव व्यक्त हो, उसे क्या कहा जाता है, विस्मय आदिवाचक वाक्य कहा जाता है। देखिए इनके उदाहरण और देख लीजिए। तो उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण है वाह तुम आ गए, क्या होगा, वाह तुम आ गए। ठीक, इसमें ये दो विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ मिलता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य है। और देखिए उदाहरण, आज कितना सुंदर मौसम है। तो यानी यहां पर क्या दिखाया गया, आश्चर्य, खुशी की भी बात दिखाई गई है। तो ये क्या हो गया, अपना वाक्य विचार के आधार पर विस्मय आदि बोधक वाक्य है, वो अंतिम भेद है, वो अर्थ के आधार पर वाक्य के हम भेद पढ़ रहे थे, वो अपना आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।